अपनी फ्यूचर वाइफ को मुझे सफलतापूर्वक किडनैप करने में मदद करने के लिए मैं उसी चौराहे पर जाकर लेट गया जहां पिछली जिंदगी में मुझे उठाकर ले जाया गया था और फिर वहीं जमीन पर लौटने लगा। हाँ भाई, खुद ही किडनैप होने के लिए लाइन में लगा हुआ था। हाँ, अरे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। तभी अगले ही सेकंड अचानक न जाने कहां से काले सूट पहने 4 बॉडीगार्ड प्रकट हो गए और मुझे बड़े आराम से उठाकर एक कार में डाल दिया। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। वूहू, अब सोने का टाइम है, सोना है भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ी है खुद को किडनैप करवाने में। जब मेरी आंख खुली और मैंने इस बेहद जाने पहचाने कमरे को देखा तो मैंने अपने दोनों हाथ रगड़े। शुई बेबी, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई, बंदा किडनैप होकर भी रोमांस की तैयारी में था। फिर मेरे मन में आया, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी? मैंने चुपचाप अपने आसपास का जायजा लिया। मेरी पिछली जिंदगी की कहानी के हिसाब से यह औरत शायद कहीं आसपास छिपी हुई होगी। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर बैठा, फिर माथे पर हाथ रखा और ऐसे दिखाने लगा जैसे अचानक तबीयत खराब हो गई हो। उफ, मेरे सिर में इतना चक्कर क्यों आ रहा है? साथ ही मैंने चोरी छिपे चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में हमेशा की तरह सन्नाटा था। मैंने आवाज थोड़ी और ऊंची कर दी, मेरी हालत बहुत खराब है, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं? फिर मैंने मन ही मन सोचा, क्या वो यहाँ है ही नहीं? नहीं, असंभव। मेरी पिछली जिंदगी में तो वह यहीं आसपास थी। क्या मेरी एक्टिंग इतनी भी कन्विंसिंग नहीं है? ठीक है, अब असली खेल दिखाना पड़ेगा, डॉन स्टाइल एक्टिंग मेथड। और जनाब, शुरू हो गया नाटक। मैंने खुद को बेहद कमजोर दिखाया और वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर दर्द से कराहते हुए इधर उधर लौटने लगा, लेकिन सामने से कोई रिएक्शन नहीं आया। मैंने मन में सोचा, मैं थक गया हूँ यार, ये औरत आखिर सामने क्यों नहीं आ रही? आखिरकार मैंने करवट बदली और बैठ गया। पता नहीं मैं बहुत देर तक लौटता रहा था, मेरी सारी ताकत निकल गई थी या किस्मत आज मेरी टांग खींचने के मूड में थी। अचानक मेरा बायां पैर दाएं पैर से उलझ गया और अगले ही पल धड़ाम, मैं सीधे मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। धत्त, ये फर्श इतना ठंडा क्यों है? मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया, फिर इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं? क्योंकि भाई, मेरी पूरी हैंडसम और स्वाव इमेज की ऐसी तैसी हो चुकी थी। मैंने मन में कहा, ठीक है, तुम फिर भी बाहर नहीं आ रही हो तो मैं ही यहां से निकल जाता हूं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, अचानक किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। अगले ही पल मैं सीधा पीछे की तरफ खींचता चला गया और बिस्तर पर जा गिरा। और जब मैंने बिस्तर के पास खड़ी उस औरत को देखा, मेरे मन में पहला ख्याल आया, बचाओ। लेकिन तभी उसने पूछा, हम बचाऊं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? उस औरत को देखते ही मेरी आंखों में हल्की सी जीत की चमक आ गई। देखा, आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाई। शुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने अपनी लाल हुई छिली हुई हथेलियां और घुटने उसे दिखाए। मैं बस गिर गया था। उसने पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? मैंने जवाब दिया, तुम। मेरी एक्टिंग तो इतनी परफेक्ट थी कि खुद मुझे भी ऑस्कार देने का मन कर रहा था। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। सब कुछ मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही था, फिर भी कुछ अलग था। रुको, कुछ तो बदला हुआ है। क्या मैंने बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर उसे डरा दिया? मैंने खुद को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी तरफ झुककर उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन गुई ने अपनी पतली उंगली मेरे होठों पर रख दी। ए चेन, आज तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। क्या हमें पहले थोड़ी बात नहीं कर लेनी चाहिए? मैंने मन में सोचा, बात किस बात की? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं इतना प्रोएक्टिव ही नहीं होता। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या? लेकिन वह औरत साफ तौर पर किसी और ही सोच में खोई हुई थी। गुई ने धीरे से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। उसका गर्म स्पर्श उसे खुद ही किसी अविश्वसनीय एहसास जैसा लग रहा था। यह सच में जिंदा ए चेन है। उसके मन में एक ख्याल आया, पिछली जिंदगी में किसी और के द्वारा ए चेन को बचा लिया जाना। यही सोच उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। वह चाहती थी कि इस जिंदगी में ए चेन हमेशा उसके पास रहे, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो शायद ए चेन फिर कभी उसे देखकर मुस्कुराएगा ही नहीं, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने ए चेन को बंद करके रखा था और उसी वजह से ए चेन हमेशा उससे दूर भागता रहा। गुई ने आखिरकार मन में फैसला किया, छोड़ो, इस जिंदगी में मैं उसे जाने दूंगी। गुई ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। तुम जा सकते हो। मैं वहीं बैठा रह गया, पूरा का पूरा दिमाग सुनना। क्या ये पिछली जिंदगी में तो हुआ ही नहीं था? आखिर चल क्या रहा है? अचानक इस औरत का पर्सनैलिटी अपडेट कैसे हो गया? मैं बिस्तर पर बैठा रहा, बिल्कुल हिला तक नहीं। फिर मैंने गुई से पूछा, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? लेकिन अंदर से मैं काफी बेचैन और परेशान था। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या बस साथ रहने की बात है? बोल दो ना, बस कह दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मैं तुरंत हाँ कर दूंगा। क्या हमें सच में पिछली जिंदगी वाला रास्ता फिर से दोहराना पड़ेगा? लेकिन तभी गुई के मन में एक और विचार आया, नहीं, ए चेन के पर्सनालिटी को देखते हुए वह यहाँ कैसे रुक सकता है? ये सोचते ही वह आगे बढ़ी और मुझे हल्का सा धक्का दे दिया। मैं उस धक्के के साथ पीछे की तरफ गिर गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये औरत बिल्कुल नहीं बदली। शायद मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह से कुछ चीजें बदल गई थीं। मतलब भाई, इसे ही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। आप टाइमलाइन में एक छोटा सा बदलाव करो और पूरी कहानी बोलती है, लो भाई, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगी,
तभी गुई ने कहा, अब से मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगी। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसकी आंखें मेरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रही थीं और मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी, आ गया आ गया, क्या यही वो प्लॉट नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? मैंने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो तो मैं रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अगर दूसरों को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो वे मेरी किस्मत से जलेंगे। मतलब बंधे को लड़की भी मिल गई और अपनी लक की पब्लिसिटी भी शुरू। मुझे ठीक ठीक नहीं पता था कि गुई की कंपनी कितनी बड़ी थी। मुझे सिर्फ इतना याद था कि जिस साल मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था उसने एक एंटरटेनमेंट एजेंसी खरीद ली थी और सिर्फ 3 सालों में उसे एक टॉप टियर पावर हाउस बना दिया था। इन 3 सालों के दौरान उसके नाम से एक भी स्कैंडल नहीं जुड़ा था। हालांकि लगता है कि मेरा डेब्यू भी ठीक 3 साल बाद हुआ था। मुझे इस तरह देखकर वह औरत पूरी तरह स्टंड रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग क्यों हो रहा है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ए चेन, तुमने खुद कहा है, अब अपनी बात से पीछे मत हटना। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बगल की जगह खाली थी। मैंने करवट बदली और अपनी कमर पकड़ ली। उफ, मेरी बेचारी कमर। ये औरत सच में बहुत ताकतवर है। भाई, रात में रोमांस हुआ या रेसलिंग मैच, ये अभी क्लियर नहीं था। मैं वॉक इन क्लोजेट में गया। वहां मेरे सामने पुरुषों के ऐसे कपड़े रखे थे जो बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक थे। मैंने मन ही मन कहा, मुझे पता था ये औरत ऊपर से चाहे जितनी सख्त बनने की कोशिश करे, अंदर से पूरी सॉफ्ट ही है। तभी मेरा फोन बजा। कॉल मेरे मैनेजर फू याशेन की थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब पूरे इंटरनेट ने मुझे साइबर बुलिंग का निशाना बना लिया था, तब वही अकेला इंसान था जो लगातार मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढता रहा और मेरी रेप्यूटेशन साफ करने की कोशिश करता रहा। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में उसने किसी अज्ञात व्यक्ति को नाराज कर दिया। उसके परिवार के साथ एक भयानक ट्रेजेडी हुई और इस घटना की वजह से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया। आखिर में वह कभी उस हालत से बाहर नहीं निकल पाया। यह सब याद करते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे सबसे ज्यादा शक इसी बात पर था कि ये सारी ट्रेजेडीज शायद मेरे साथ उसके जुड़ाव की वजह से हुई थीं। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से फू याशेन की आवाज आई, अबे बदमाश, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, तूने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुझे अंदाजा भी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना खतरनाक है। तू अनजान है या फिर तूने जिंदगी में कभी कंपटीशन देखा ही नहीं? तू इतनी आसानी से ट्रैप में कैसे फंस गया? कंपनी में ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मैं तेरा मैनेजर हूँ। ए चेन, किसी को तुम पर भरोसा नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिसे तुम पर भरोसा था। फिर फू याशेन ने अपनी बात पूरी की। तुम में वो काबिलियत थी। आखिरकार चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगी थीं। लेकिन इस घटना के बाद ए चेन, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होने वाला है। मैं एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि फू याशेन ने सच में मुझ पर शक नहीं किया था। उसकी पहली रिएक्शन यही थी कि मुझे फंसाया गया है। मैं चुपचाप उसकी पूरी डांट सुनता रहा। फिर मैंने कहा, सॉरी, इस बार मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। लेकिन फिर मैंने एक हल्की सी सांस छोड़ी। असल में मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, मैं उस ट्रैप में फंसा ही नहीं था। अब भाई, ये सुनकर फू याशेन कुछ पल के लिए रुक गया। उसका गुस्सा तो वैसे भी हमेशा रेडी रहता था, जैसे मोबाइल में एक 100% बैटरी और हाथ में अनलिमिटेड डेटा हो। मैं सोच रहा था अब तो ये पूरी कहानी जानने के लिए मुझसे सवालों की बौछार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बस कहा, अच्छा है कि तुम्हें ये बात समझ आ गई। फिर उसने पूछा, अभी तुम कहाँ हो? जल्दी से कंपनी आ जाओ। उसने ये भी कंफर्म कर लिया कि मेरा मूड ठीक था। जब उसे यकीन हो गया कि मैं ठीक हूँ तो उसने राहत की सांस ली और फोन काट दिया। मैंने आराम से अपना फोन निकाला और न्यूज हेडलाइंस स्क्रॉल करने लगा। तभी मेरी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी, ट्रैफिक स्टार ने रिसोर्सेज हासिल करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। मैं नीचे स्क्रॉल करता गया और आखिर में उस खबर के नीचे धीरे धीरे एक नाम सामने आया। मैंने फोन रख दिया और नीचे चला गया। वहां मैंने देखा कि बटलर बेहद सम्मान से एक कार का दरवाजा खोलकर खड़ा था। मैंने सोचा था कि वो पागल औरत यानी गुई पहले ही कंपनी जा चुकी होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैडम तो यहीं मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं पैसेंजर सीट में जाकर बैठा और उसकी नजरों से मेरी नजरें टकराईं। गुई ने पूछा, ए चेन, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मेरे मैनेजर ने मुझे कंपनी आने को कहा है। आखिर परिवार चलाने के लिए मुझे पैसे कमाने भी तो पड़ेंगे, है ना? गुई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सीधा सवाल दाग दिया, क्या मेरे पैसे तुम्हारे खर्च के लिए काफी नहीं है? इतना कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब झुक आई। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे मन में बस एक ही बात आई, ओहो ओहो, गुई इतनी खूबसूरत क्यों है? लेकिन फिर मुझे कुछ याद आया, लेकिन क्या हमारा रिलेशनशिप अभी सीक्रेट नहीं है? अगर एक दिन तुम्हारा मन बदल गया और तुमने मुझे नहीं चाहा तो क्या मुझे पहले से उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? गुई काफी देर तक मुझे घूरती रही। फिर उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं नहीं बदलूंगी। मुझे उसकी बात समझने में थोड़ा वक्त लगा। मैंने पूछा, क्या नहीं बदलोगी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आराम से अपनी सीट बेल्ट बांधो। मैं तुरंत भावुक होकर बोला, गुई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर तुमने कभी मुझे छोड़ दिया
तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं ये सह नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनते ही धड़ाम गुई ने अचानक जोर से ब्रेक मार दिया। मैं पूरी तरह ऑफ गार्ड था और मेरा माथा सीधा विंडशील्ड से जा टकराया। भाई, रोमांस की बात करते करते बंदा विंडशील्ड से मिलने पहुंच गया। गुई ने मेरी तरफ देखा और कहा, हम अभी अभी साथ आए हैं और तुम अभी से ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो? मैंने घबरा कर पूछा, हैं? क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करा दिया कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, या तुम्हें पहले से ही पछतावा होने लगा है? मैंने तुरंत अपना सिर जोर जोर से हिलाया। नहीं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। मैं भला पछताऊंगा ही क्यों? इसे हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। हाँ भाई, ये रिश्ता ऐसे मिला है जैसे सरकारी नौकरी इतनी मेहनत के बाद मिला है। अब छोड़ने का सवाल ही नहीं। गुई हल्के से हंसी। फिर उसने कार दोबारा स्टार्ट की और सीधे मेरी कंपनी के एंट्रेंस तक गाड़ी चलाकर ले गई। मैं जल्दी से कार से उतरने वाला ही था कि गुई ने मुझे पकड़ लिया। फिर उसने मेरे हाथ में एक कार्ड रख दिया। मैं इतना भावुक हो गया कि लगभग रो ही पड़ा। गुई, तुम सबसे अच्छी हो। मैंने कार्ड पकड़ा और तुरंत अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने कहा, बाय गुई, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। मैंने हाथ से कॉल करने का इशारा किया, फिर पलटा और तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। तभी पीछे से गुई की धीमी आवाज आई, काम खत्म होने पर मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने मन में सोचा, रुको, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे रोल्स ही उलट गए हैं? मैं कंफ्यूजन में पीछे मुड़ा। गुई वहीं खड़ी थी और चुपचाप मुझे जाते हुए देख रही थी। उसे देखते ही मेरे दिल को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उधर कंपनी के एंट्रेंस पर फू याशेन पहले से ही बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। कल की घटना सामने आते ही ढेर सारे रिपोर्टर्स कंपनी के नीचे डेरा डालकर बैठ गए थे। फू याशेन मन ही मन सोच रहा था, मुझे डुआन चेन को रोकना होगा। मैं उसे रिपोर्टर्स के सामने कोई बेवकूफी भरी बात नहीं कहने दे सकता। लेकिन तभी उसके सब ओम नर्डनेट का मैसेज आया, भाई शेन, वो पहले ही ऑफिस में पहुंच चुका है। फू याशेन का चेहरा पूरी तरह हैरानी से भर गया। क्या? वो अंदर कैसे पहुंच गया? मैंने उसे देखा तक नहीं और रिपोर्टर्स ने भी उसे रोका नहीं। वह घबराते हुए तुरंत ऊपर ऑफिस की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि मैं बड़े आराम से चाय पी रहा था। मतलब बाहर पूरा मीडिया सर्कस लगा हुआ था और मैं अंदर बैठकर ऐसे चाय पी रहा था जैसे आज संडे की छुट्टी हो। मैंने उसकी तरफ देखा और आराम से पूछा, मेरे लिए कोई काम आया है? फू याशेन ने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, मेरे पास अंदर की कुछ खबरें हैं, तुम इन्हें देख सकते हो। और कल रात वाली घटना के बारे में भी उसने कंपनी के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी है। फिर उसने बताया, तुम्हारा लेटेस्ट शो कैंसिल हो गया है। वह बैठ गया और अपना सिर खुजाने लगा। फिर बोला, इंटरनेट की मेमोरी सिर्फ 3 सेकंड की होती है। हर बार जब तुम किसी अपीयरेंस को मिस करते हो तुम्हारी पॉपुलैरिटी एक लेवल नीचे चली जाती है। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अब तो हालत और भी खराब है। मैंने हल्का सा होंठ मोड़ा। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इसका आउटकम मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही होने वाला है। लेकिन पिछली जिंदगी में मैं इस घटना की वजह से इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैंने एक बहुत बड़े मौके को ही गंवा दिया था। लिनहाई ग्रुप अगले मंगलवार एक ऑडिशन आयोजित करने वाला था, लेकिन पिछली जिंदगी में मुझे उस ऑडिशन के बारे में बताया ही नहीं गया। मुझे याद आया कि उस समय मेरा परिवार, डुआन परिवार, मुझे सांत्वना देने के नाम पर घर पर आराम करने के लिए कहता रहा था और उन्होंने ये खबर मुझसे पूरी तरह छिपा ली थी। जब तक पूरी कास्ट लिस्ट फाइनल नहीं हो गई तब तक उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया। उस वक्त मैं उनके इस व्यवहार से इतना भावुक हो गया था कि मुझे लगा था, वाह, मेरा परिवार मेरी कितनी चिंता करता है। लेकिन असल में मुझे उनकी चाल का जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। और बाद में वह ड्रामा जबरदस्त हिट हुआ। उस ड्रामा में विलन को छोड़कर हर एक व्यक्ति जबरदस्त हिट हो गया। हर एक्टर की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। एक एक करके सभी एक्टर्स फेम के शिखर पर पहुंच गए। इसलिए इस जिंदगी में मुझे सबसे पहले जो चीज बदलनी थी वो बिल्कुल साफ थी। मुझे हर हाल में उस ऑडिशन में जाना था। इस बार कोई मुझे घर में बैठाकर अपॉर्चुनिटी नहीं छीन सकता था। फू याशेन ने देखा कि मैं बिल्कुल भी एंग्जायस नहीं था। उसने गहरी भौहें सिकोड़ लीं, फिर बोला, थोड़ा जोश दिखाओगे? तुम्हें वैसे ही स्टेज पर आने के बहुत कम मौके मिलते हैं। अगर अभी इसके लिए नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे करियर को बचाने के लिए भगवान भी नीचे आ जाए तब भी मुश्किल होगी। फिर उसने कुछ स्क्रिप्ट्स निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। देखो, इनमें से तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं? अगले कुछ दिनों में इनकी ऑडिशन की तैयारी कर लेना। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मेरे दिमाग में पहले से एक टारगेट है। मैं लिनहाई ऑडिशन में जाऊंगा। फू याशेन की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने अभी अभी कहा हो कि मैं कल से सीधे हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा हूं। फिर उसने पूछा, तुम सीरियस हो? मैंने सुना था कि उस ऑडिशन में सिर्फ कुछ ही स्पॉट्स के लिए कम से कम 1000 लोग आपस में कंपटीशन करने वाले हैं और वहां ढेर सारे ए लिस्ट और बी लिस्ट एक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। तुम्हें आखिर ऐसा क्या लगता है कि तुम उन सबके साथ कम्पीट कर सकते हो? मैंने गंभीरता से कहा, सच में, इसीलिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। भले ही मेरे जीतने का चांस 1000 में सिर्फ 1 हो, फिर भी इन एवरेज स्क्रिप्ट्स पर अपना समय बर्बाद करने से तो बेहतर है कि मैं उस एक चांस के लिए कोशिश करूं। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया। फू याशेन मेरी पीठ की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक साथ चिंता भी थी और बेबसी वाली सांसें भी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश कर लो।
ऐसा भी नहीं है कि एक और फेलियर से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नीचे देखा तो मेरा फोन फिर से बज रहा था। इस बार फोन मेरे पिता डुआन मुइन का था। मैं हल्का सा व्यंग्यात्मक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी की एक भी बात मैं नहीं भूला था। मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। बाद में डुआन परिवार मुझे ढूंढते हुए आया और उन्होंने दावा किया कि मैं उनका वही बायोलॉजिकल बेटा हूं जो कई साल पहले गायब हो गया था। मैंने उस परिवार के साथ पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से रिश्ता निभाया, लेकिन डुआन मुइन ने मुझे कभी सच में अपना परिवार नहीं माना। जब मेरे साथियों ने मुझे मलिशियस तरीके से फंसा दिया था और पूरे इंटरनेट पर मेरी बदनामी कर दी थी, तब भी उसने मेरी रेप्यूटेशन साफ करने में मेरी कोई मदद नहीं की, बल्कि मेरी चिंता करने का नाटक करते हुए उसने मुझे घर में नजरबंद कर दिया। इसके बाद वह अक्सर मुझे बिजनेस बैंक्वेट्स में घसीट कर ले जाता था। कहता था कि इससे मेरा नेटवर्क बढ़ेगा। उसे अच्छी तरह पता था कि मेरा पेट खराब रहता है, फिर भी हर बार वह मुझे जबरदस्ती बहुत ज्यादा शराब पिलाता था और धीरे धीरे उसने मेरी हेल्थ पूरी तरह बर्बाद कर दी। मेरे एक्टिंग के सारे रिसोर्सेज और एक्सपोजर के मौके भी वह चुपके से रोक देता था और उन्हें अपने दूसरे बेटे की तरफ ट्रांसफर कर देता था। उसने अकेले ही मेरे प्रॉमिसिंग एक्टिंग करियर को तबाह कर दिया और नतीजा ये हुआ कि मैं बीमारी और लगातार साइबर बुलिंग के बीच जिंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंच गया। मेरी पिछली जिंदगी की सारी तकलीफें डुआन परिवार ने बड़ी सोच समझकर कदम दर कदम मेरे लिए तैयार की थीं। यह सोचते सोचते मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। पिछली जिंदगी की सारी शिकायतें और रिजेंटमेंट मेरे दिल में गहराई तक जम चुके थे और सबसे बड़ी वजह थी डुआन मुइन की लगातार की गई साजिशें। इन्हीं साजिशों की वजह से मेरी पिछली जिंदगी में गोई ने मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर लगाए गए सारे झूठे आरोप खुद अपने ऊपर ले लिए थे। इतनी कोमल और खूबसूरत लड़की, आखिरकार उसे इतनी दर्दनाक किस्मत का सामना करना पड़ा। मैं पूरे डुआन परिवार से नफरत कैसे नहीं करता। मैंने फोन उठाया और पहले अपना गला साफ किया। क्या है? जैसा कि मुझे उम्मीद थी, डुआन मुइन ने तुरंत बेहद चिंता करने वाले पिता का नाटक शुरू कर दिया। मैंने इंटरनेट पर सब कुछ देखा है। पापा को तुम पर भरोसा है। तुम अभी कहाँ हो? मैं किसी को भेजकर तुम्हें लेने के लिए बुला देता हूँ। मैंने ठंडे स्वर में मना कर दिया। जरूरत नहीं है, कंपनी पहले से ही इसे संभाल रही है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। पुयाशेन बगल में खड़ा मुझे देख रहा था। ऊपर से मैं बिल्कुल बॉस की तरह खड़ा था, लेकिन मेरी आवाज ऐसी थी जैसे बेचारे को दुनिया ने धक्का देकर जिंदगी के आखिरी कोने में पहुंचा दिया हो। पुयाशेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। वह धीरे से बुदबुदाया, कम से कम थोड़ा और अच्छा एक्टिंग कर ले, मुझसे भी ये नहीं देखा जा रहा। उधर फोन पर डुआन मुइन ने तुरंत भावुक पिता वाला डायलॉग शुरू कर दिया। परेशान करने की बात कैसी? तुम मेरे बेटे हो, तुम डुआन परिवार की भविष्य की उम्मीद हो। तुम्हारी माँ ने इस दुनिया में अपनी जो एकमात्र संतान छोड़ी है वो तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी जगह तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वह इतनी राइटियस और भावुक आवाज में बोल रहा था जैसे दुनिया का सबसे महान पिता अवार्ड लेने वाला हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बस ठंडी हंसी हंस रहा था। अगर तुम सच में मेरी रक्षा करना चाहते थे तो अब तक इंटरनेट पर फैली वो सारी अफवाहें साफ हो चुकी होती। आखिर में अच्छी अच्छी बातें बोलना कौन नहीं जानता। तभी डुआन मुइन ने पूछा, डुआन चेन, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ डुआन मुइन ने अपना हाइपोक्रिटिकल एक्टिंग जारी रखा। इन दिनों इंटरनेट बहुत बेरहम हो गया है। कंपनी में भी तुम्हारे लिए ये सब झेलना मुश्किल हो रहा होगा। ऐसा करो, घर आ जाओ और कुछ समय आराम कर लो। मैंने जानबूझकर बहुत सावधानी से, बल्कि थोड़ा दबे हुए अंदाज में जवाब दिया, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं वापस घर जाकर कुछ सामान ले सकता हूँ? इतना कहकर मैंने सामने रखे गिलास से दूध का एक बड़ा घूंट भर लिया। उधर डुआन मुइन हल्के से हंसा, कुछ सामान लेने? फिर उसने कहा, एक बार डुआन परिवार के दरवाजे के अंदर आ गए तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बेशक तुम आ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कंपनी अब तुम्हें कोई अच्छे रोल्स देगी। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ क्यों नहीं देते? घर आ जाओ और मुझसे फैमिली बिजनेस संभालना सीखो। डुआन मुइन ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे अपने बेटे की करियर में इतनी दिलचस्पी हो कि बस मौका मिलते ही पूरा फैमिली बिजनेस उसके हाथ में दे देगा। मतलब पिताजी का एक्टिंग लेवल भी कम नहीं था, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, मैं फैमिली एसेट्स इसे कैसे दे सकता हूँ? ये डुआन परिवार का बिजनेस संभाल ही नहीं सकता, ये इसका वारिस बनने के लायक तक नहीं है। पुयाशेन स्पीकर पर चल रही सारी बातचीत सुन रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि मुझे इस नाटक में साथ देना है। उसने चुपचाप होंठ हिलाकर इशारा किया, बोल, तुम सोचोगे? मैंने उसकी बात समझी और ऊपर से मजबूरी में सहमत होने का नाटक किया। जैसे ही कॉल खत्म हुई, पुयाशेन ने अपनी छाती पर हाथ मारा, फिर बोला, अरे चेन, मुझे ये मत बताना कि तुम असल में किसी अमीर परिवार के रिच यंग मास्टर हो जो सिर्फ जिंदगी एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर निकला है। अगर सच में ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास अब भी अपना करियर पलटने का कोई चांस है? मैंने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, फिर कहा, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जिसे एक बड़े परिवार ने अडॉप्ट किया है। बस इतनी सी बात है। हम उन पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम खुद पर डिपेंड करेंगे। मैंने ये बात ऐसे कही जैसे किसी छोटे बच्चे को जिंदगी का सबसे बड़ा लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन इतना बोलने के बाद
मैं अंदर ही अंदर खुद पर हंस पड़ा। अरे भाई, अभी तो मैं गुई की सपोर्ट पर ही डिपेंड कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मन में फैसला किया, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाकर रहूंगा और भविष्य में गुई की सही तरीके से रक्षा करने की बारी मेरी होगी। बाद में डुआन मुइन ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजना था। डुआन परिवार की एस्टेट में अभी भी मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, लेकिन एक बार वहां जाने के बाद मेरे लिए आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता था। और ऊपर से मुझे पूरा यकीन था कि डुआन परिवार उस बैंक्वेट में मेरे खिलाफ कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। मैं सोचने लगा कि वहां से निकलने का रास्ता कैसे बनाया जाए। तभी अचानक मेरे दिमाग में अपनी बेबी का ख्याल आया और तभी मुझे आइडिया मिल गया। बिल्कुल, मैं गुई को ही बुला लेता हूँ, वही मुझे लेने आ जाएगी। कुछ ही देर बाद जैसा मैंने सोचा था, डुआन परिवार के लोग मुझे लेने पहुंच गए, लेकिन इस बार पिछली जिंदगी से एक चीज अलग थी। इस बार डुआन मुइन खुद आया था। शायद लोगों की नजरों से बचने के लिए वह खास तौर पर पीछे वाले दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। डुआन मुइन के चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो, बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसे देखा और मन ही मन खुद को कोसा। पिछली जिंदगी में मैं इसकी असली हाइपोक्रिटिकल शक्ल पहचान क्यों नहीं पाया। उधर बैंक्वेट में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और भाई, अब असली खेल शुरू होने वाला था। मैं उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन मेरी प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस में जरा भी कमी नहीं थी। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। मेरी पिछली जिंदगी में इसी समय मुझे गुइशुई ने घर में बंद कर रखा था। बाद में जब मैं वहां से भाग निकला था, तब सच में मैं इसी तरह की एक गैदरिंग में आया था। उस समय मैंने डुआन मुइन की बात मानी थी और उसके कहने पर वह वाइन का गिलास पी लिया था। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं झूठे और बनाए गए नेगेटिव स्कैंडल्स के ढेर में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ के लोगों ने मेरे साथ बेहद ठंडा और बेरुखी वाला व्यवहार किया था और बस यूं ही मुझे एक मामूली सा छोटा रोल पकड़ा दिया था। और उसी दिन से उन लोगों की नजरों में मेरी इमेज एक ऐसे रूकी की बन गई थी जिसे आसानी से दबाया और अपने हिसाब से चलाया जा सकता था। तभी डुआन मुइन ने मुझसे कहा, प्रेसिडेंट ली तुमसे मिलना चाहती हैं। इंडस्ट्री में उनका काफी इन्फ्लुएंस है, जाकर उनसे थोड़ी बात करो। फिर उसने पिता बनने का नाटक करते हुए कहा, पापा हमेशा तुम्हारा ध्यान रखते हैं। मैंने उसी वक्त उसका नकाब नहीं उतारा। जैसे ही मैंने वाइन का गिलास हाथ में लिया, मेरी पूरी अलर्टनेस तुरंत ऑन हो गई। मुझे साफ पता था कि इस गिलास में ट्रैप है। मैंने मन ही मन सोचा, सीरियसली फिर से यही पुरानी चाल, कोई नया तरीका नहीं सूझा क्या? मैंने आसपास देखा। चारों तरफ कुछ लोग मजाक उड़ाने वाली नजरों से मुझे देख रहे थे, जैसे बस तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रहे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर बड़े आराम से वाइन का गिलास डुआन मुइन की तरफ वापस बढ़ा दिया और उसके पास रखा टी का कप उठा लिया। मैंने प्रेसिडेंट ली से कहा, सॉरी प्रेसिडेंट ली, मैंने अभी सेफालिस्पोरिन लिया है, इसलिए मैं अल्कोहल नहीं पी सकता। फिर मैंने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, मेरे पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी जगह ये गिलास पी लेंगे। आप इतनी बड़ी दिल वाली हैं, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? फिर मैंने अपना टी कप उठाया। मैं वाइन की जगह टी से आपको टोस्ट करूंगा। उधर डुआन मुइन के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। आखिर वहां मौजूद हर किसी को पता था कि उस ड्रिंक में आखिर क्या मिलाया गया था। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ पापा? आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना? सिर्फ एक गिलास वाइन ही तो है, आप इसे पीने से मना तो नहीं करेंगे? भाई बेटे का प्यार टेस्ट करने के लिए आखिर में शराब का गिलास ही मिल गया। प्रेसिडेंट ली का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, यंग मास्टर डुआन, क्या आप इस बैंक्वेट में मेरा अपमान करने का इरादा रखते हैं? डुआन मुइन का चेहरा भी तुरंत काला पड़ गया। वह बोला, सिर्फ एक गिलास वाइन है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए ये मौका हासिल किया है। प्रेसिडेंट ली को नाराज मत करो। मैंने वाइन का गिलास फिर से उसकी तरफ धकेल दिया। तो फिर आपके पीने में क्या दिक्कत है? फिर मैंने व्यंग्य से कहा, लगता है जब आप कहते थे कि अपने बायोलॉजिकल बेटे से बढ़कर कोई नहीं है, तो वो सब झूठ था। डुआन मुइन ने गुस्से में दांत पीसते हुए वाइन का गिलास अपने हाथ में पकड़ लिया। उधर प्रेसिडेंट ली ने ठंडे स्वर में कहा, प्रेसिडेंट डुआन, आपका बेटा काफी नासमझ लगता है। मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ कोऑपरेशन करने के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। उन्होंने ये बात खुले तौर पर कही, लेकिन उनकी आंखों में एक डिटर्मिन्ड और कैलकुलेटिंग चमक थी। मैंने तुरंत घबराए हुए और चिंतित इंसान की एक्टिंग शुरू कर दी। ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट ली, आपने अभी तक मेरी एबिलिटी देखी ही कहाँ है। मैं निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचा सकता हूं। अंदर ही अंदर प्रेसिडेंट ली को काफी सेटिस्फैक्शन हो रहा था, लेकिन ऊपर से उन्होंने एरोगेंट एक्सप्रेशन बनाए रखा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तो क्या तुम इसे पीने वाले हो? मैंने वाइन के गिलास को बड़ी मुश्किल से देखा, फिर ऐसे सिर हिलाया जैसे मैंने अपनी किस्मत के आगे हार मान ली हो। उधर सब लोग तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन तभी मैं लिकर टेबल की तरफ चला गया। वहां से मैंने फ्रेशली ओपन्ड रेड वाइन की एक बोतल उठाई, फिर खुद के लिए एक नया गिलास भरा। मैंने कहा, मेरे पापा के हाथ में पहले से दूसरा गिलास है, अब उसे वापस लेना ठीक नहीं लगेगा, तो इस गिलास को ही मेरा आपकी तरफ टोस्ट समझ लीजिए। इतना कहकर मैंने पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया।
डुआन मुइन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह लगभग अपना गिलास फोड़ ही देता, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अल्कोहल ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता था। हाँ, पिछली जिंदगी में लगातार पीने की वजह से मेरी टॉलरेंस थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन इस जिंदगी में मैंने अभी तक मुश्किल से एक बूंद भी अल्कोहल को हाथ लगाया था। मैंने थोड़ी देर रुककर अपना फोन देखा। गुई का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। शायद वह बिजी थी, मैंने मन में सोचा। लगता है मुझे अभी थोड़ी देर और यहाँ समय काटना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ली ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वह जिस तरह से मुझे देख रही थीं, वो कुछ ठीक नहीं था। मेरी सारी अलर्टनेस फिर से तुरंत बढ़ गई। लगता है इस वाइन के गिलास में भी कोई ट्रैप है। लेकिन जैसे ही वह मुझे छूने के लिए आगे बढ़ने वाली थीं, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। धड़ाम! दरवाजे पर खड़ी उस महिला के चेहरे पर गहरी नाराजगी थी और अगले ही पल उसके शरीर से निकलती जबरदस्त दबदबे वाली ऑरा पूरे कमरे में फैल गई। अभी तक जहां कमरे में खूब चहल पहल थी, वहां अचानक कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने चुपचाप नए आने वाले इंसान की तरफ देखा और उनके दिल में एक साथ शौक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह महिला थी, प्रेसिडेंट गू। हालांकि उन्होंने पहले गुइशुई को इनविटेशन भेजा जरूर था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी पावरफुल और हमेशा दूरी बनाकर रखने वाली प्रेसिडेंट गू खुद यहाँ आएंगी। प्रेसिडेंट ली ने तुरंत अपना वाइन ग्लास उठाया और भागते हुए उनका स्वागत करने पहुंची। वह बेहद सम्मान और घबराहट के साथ बोली, आप जानती हैं प्रेसिडेंट गू, आपने हमारे यहाँ आकर हमें सम्मान दिया है। हमें तो इस जगह को इससे कहीं ज्यादा शानदार तरीके से सजाना चाहिए था। अंदर ही अंदर वह खुद को कोस रही थी। क्या बेवकूफी कर दी मैंने। इतना परफेक्ट मौका था प्रेसिडेंट गू की चापलूसी करने का और मैंने इसे अपने हाथ से निकल जाने दिया। उसी दौरान पास खड़े किसी व्यक्ति ने ऑनकवर्ड सी सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हमें सच में उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट गू अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारी इस छोटी सी डिनर पार्टी में आएंगी। लेकिन गुई ने शुरुआत से अंत तक उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस बेहद ठंडे और डिटैच्ड एक्सप्रेशन के साथ पूरे कमरे पर एक नजर डाली। फिर उसने कहा, अभी अभी ये चेन ने मुझे मैसेज किया था और यहाँ आने को कहा। मैं देर से आई हूँ, इसलिए मैं खुद को एक ड्रिंक से पनिश करूंगी। मिस लिन ने भी ये बात तुरंत नोटिस कर ली। उन्होंने अपना ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा, कृपया आप ऑनर वाली सीट पर बैठिए। वहां मौजूद किसी समझदार इंसान ने बिना एक सेकंड गंवाए गुई को कमरे के बिल्कुल बीच में ले जाकर बैठा दिया। वही जगह जो पूरे कमरे की सबसे ज्यादा नजर खींचने वाली सीट थी। गुई के वहां बैठते ही पूरे कमरे का ध्यान उसी पर टिक गया। बैंक्वेट का माहौल अचानक इतना ठंडा हो गया जैसे एसी वालों ने टेम्परेचर 0 पर कर दिया हो। पास खड़े एक व्यक्ति ने कंफ्यूजन में दूसरे के कान में धीरे से पूछा, ये महिला कौन है? दूसरे ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, आवाज नीचे रख, ये जीयू परिवार की गुई है। कई साल पहले उसका अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो घर छोड़कर चली गई थी और उसने अपना बिजनेस बिल्कुल 0 से शुरू किया था। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में उसने अपनी कंपनी को उस लेवल तक पहुंचा दिया कि अब गू परिवार भी उससे डरता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। जब उसने शुरुआत की थी तब उसे काफी सप्रेशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी मजबूत बिजनेस सेंस से और पूरी तरह लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस चलाकर उसने मजबूती से अपनी जगह बना ली। अब इंडस्ट्री में हर कोई उसका सम्मान करता है। दूसरे ने हामी भरी, हाँ उसकी ताकत खुद उसके काम से साबित होती है। उधर डुआन मुइन ये सब देख रहा था। उसने देखा कि उसके आसपास मौजूद सारे बड़े बड़े लोग एक ही महिला के चारों तरफ जमा हो गए थे। इससे साफ था कि उस महिला की आइडेंटिटी बिल्कुल साधारण नहीं थी। डुआन मुइन ने तुरंत अपना वाइन ग्लास उठाया और उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ा। डुआन मुइन उसके पास जाकर खड़ा हो गया। नमस्ते, मैं डुआन ग्रुप का CIO हूँ। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये आवाज सुनते ही गुई ने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर घुमाया और उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा जिसे अभी तक वह बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तक आ गई। डुआन मुइन का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने मन में सोचा, वाह क्या किस्मत है मेरी। लेकिन गुई उस आदमी को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, पहली बार? तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात कैसे हो सकती है? पिछली जिंदगी में तो तुम ही हर कदम पर एचएन के खिलाफ साजिश करते थे। तुम्हारी वजह से उसे इतनी सारी नाइंसाफियां झेलनी पड़ी और उसकी पूरी जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई थी। गुई ने पास रखा रेड वाइन का बॉटल कैजुअली उठा लिया। डुआन मुइन ये देखकर और भी खुश हो गया। वह अंदर ही अंदर खुद पर फूल कर कुप्पा हो रहा था। मैंने सच में इसकी उम्मीद नहीं की थी। इतने सारे लोगों में से इस महिला को आखिर मैं ही पसंद आ गया। मानना पड़ेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। उधर प्रेसिडेंट ली ने तुरंत आगे बढ़कर वाइन की बॉटल अपने हाथ में ले ली और डुआन मुइन के गिलास में वाइन भर दी। डुआन मुइन ने अपना ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा पी गया। उसके बाद आसपास मौजूद लोग भी एक एक करके आगे आने लगे और उससे औपचारिक बातें करने लगे। गुई चुपचाप डुआन मुइन को देखती रही, लेकिन जैसे जैसे वह सोशल ऑन ऑब्लिगेशन के नाम पर एक के बाद एक ग्लास पीता गया, उसके पेट में बेचैनी की लहरें उठने लगीं। कुछ ही देर में डुआन मुइन ने अपना पेट पकड़कर सहलाया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि हालत खराब हो रही थी। यह एहसास तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तभी लियान ने नाराज होकर पूछा,
क्या हुआ? क्या आप प्रेसिडेंट गू को फेस नहीं देना चाहते? डुआन मोइन पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा पेट अल्कोहल की बदबू से भर गया हो। तभी अचानक उसकी नजर के कोने से उसे मैं दिखाई दिया। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था और पूरा तमाशा मजे से देख रहा था। मेरे हाथ में टी का कप था और मैं बिल्कुल आराम से अपनी महिला यानी गुई को देख रहा था। मैंने मन में कहा, गुई सच में बहुत कूल है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही। आखिर मेरी पसंद की हुई महिला है। तभी डुआन मोइन ने आवाज लगाई, ए चेन, इधर आओ, प्रेसिडेंट गू से मिलो। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ था कि वह अब ये सारी परेशानी मेरे सिर पर डालना चाहता था, लेकिन मैं जरा भी नहीं डरा। मैं चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। डुआन मोइन ने गुई से कहा, प्रेसिडेंट गू, ये मेरा बेटा है। आप दोनों की उम्र भी लगभग बराबर ही लगती है। क्यों ना आप दोनों थोड़ी और बातचीत करें? एक ही उम्र के लोग शायद एक दूसरे से ज्यादा बातें कर पाएं। डुआन मोइन बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसके मुंह से अचानक अल्कोहल की तेज बदबू वाला एक बर्प निकल गया। बर्प! भाई साहब की हालत ऐसी थी कि इज्जत भी वहीं बैठकर सोच रही होगी, मैं किसके साथ फंस गई। डुआन मोइन मन ही मन खुश था। वह सोच रहा था, इस परफेक्ट मौके का इस्तेमाल करके मैं डुआन चेन को दिखा सकता हूँ कि मैं सच में उसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन तभी मैंने बात संभाली। मैंने कहा, प्रेसिडेंट गू, मेरी हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन देखिए, मेरे पापा अभी भी पूरी तरह एनर्जेटिक हैं, तो क्यों ना आप इन्हीं के साथ ड्रिंक जारी रखें। मैंने अपनी महिला के सामने ही इस ऑफर को बिना किसी हेजिटेशन के पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने ये सुनते ही हैरानी से सांस खींची। किसी ने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में नया नया पैदा हुआ बछड़ा है क्या, जिसे बाघ का डर ही नहीं। इसे पता भी है कि ये किसे मना कर रहा है। लेकिन गुई ने बस अपना सिर घुमाया, मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। उसने सच में मेरी बात मान ली। बस ऐसे ही। डुआन मोइन की आंखों में तुरंत रिजेंटमेंट की एक झलक दिखाई दी। उसने मन में सोचा, नहीं, अगर मैं इसी तरह पीता रहा तो थोड़ी देर बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। डुआन मोइन के चेहरे पर साफ स्ट्रगल दिखाई देने लगी, लेकिन गुई ने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी गोरी उंगलियां धीरे धीरे रेड वाइन के ग्लास के किनारे को छू रही थीं। वह बस उसे हाथ में पकड़े हुए खेल रही थी। कमरे का माहौल अचानक बेहद भारी और दबाव वाला हो गया। गुई अपनी चेयर पर आराम से बैठी थी और मैं उसके सामने बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर वह कुछ पल के लिए हल्की सी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने मन ही मन सोचा, रुको, ए चेन, गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? पिछली जिंदगी में तो अपने पिता की वजह से उसने मुझसे इतनी बार लड़ाई की थी। उधर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, मेरा दिल अचानक जोर से धड़क उठा। ओह शिट, ओह शिट, क्या मेरी शुई मुझे अनफायल बेटा समझेगी? क्या मुझे अभी एक अच्छे बेटे की एक्टिंग करनी चाहिए? जाकर उसके सामने अपने पिता की थोड़ी चिंता दिखाऊं क्या? गुई ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं। डुआन मोइन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और कोई कदम नहीं उठा पाया। आखिर गुईशुई ने ही बोल दिया, अगर अब तुम और नहीं पी सकते तो अपने सामने रखा हुआ ग्लास खत्म कर दो। डुआन मोइन ने अविश्वास से गुईशुई की तरफ देखा। फिर उसने बराबर के शौक में खड़ी ली यान की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक ही बात आई, उसे सब पता है। गुई ने उन दोनों के बीच हो रहे इस साइलेंट एक्सचेंज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आखिर दबाव सहन न कर पाने के कारण डुआन मोइन ने वह ग्लास भी पी लिया। गुई ने उसे देखकर बस कहा, बोरिंग। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को देखते हुए बेहद कैजुअली कहा, तुमने सच में ये नहीं सोचा था कि तुम बहुत सटल तरीके से ये सब कर रहे हो, है ना? मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तभी डुआन मोइन को संभालने के लिए मैं जल्दी से आगे बढ़ा। मैंने कहा, सॉरी, मेरे पापा ने आपको परेशान किया। उम्मीद है आप इसे दिल पर नहीं लेंगी। वो अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, गुई ने मेरी तरफ प्यार से देखा और मुस्कुरा दी। उसके आसपास मौजूद लोगों के मन में तुरंत सवाल उठा, क्या प्रेसिडेंट गू को यह लड़का पसंद आ गया? उधर मुझे अभी अभी पी हुई रेड वाइन का असर महसूस होने लगा था। शराब धीरे धीरे सिर पर चढ़ रही थी। मेरा सिर थोड़ा घूमने लगा था। गुई ने उसी मौके का फायदा उठाया और मुझे सहारा देते हुए बेहद नरम आवाज में कहा, ए चेन, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए, है ना? चलो मेरे साथ। डुआन मोइन के दिल में शौक की जबरदस्त लहर दौड़ गई। उसके मन में आया, मेरे इस निकम्मे बेटे ने गुई के साथ कब कनेक्शन बना लिया। उधर ली यान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके दिमाग में भी खतरे की घंटी बजने लगी। अब मैं क्या करूं? मैंने अभी अभी प्रेसिडेंट गू के आदमी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। कहीं वो मुझसे बदला तो नहीं लेंगी? गुई दरवाजे की तरफ चल पड़ी। पूरे समय उसने बैंक्वेट हॉल में मौजूद किसी भी व्यक्ति की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा और पीछे छोड़ गई पूरी भीड़ को हक्का बक्का। सब लोग सोच रहे थे कि आज उन्हें पब्लिक में मेरा बेइज्जत होना देखने को मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गू परिवार के एल्डस्ट मिस बस मुझे लेकर ऐसे निकल जाएंगी जैसे यहाँ बाकी लोग फर्नीचर हों। लेकिन जैसे ही गुई दरवाजे तक पहुंची, वह अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैं अभी भी बैंक्वेट हॉल में खड़ा था। गुई ने मुझे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी, फिर बोली, ए चेन, तुम आ नहीं रहे? मैं तुरंत उत्साह में उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि मैं इस सिचुएशन से काफी खुश था। आसपास खड़ी भीड़ ने ये सीन देखा तो सबने मन ही मन सांस छोड़ दी। किसी ने सोचा, ये किसका बेवकूफ बेटा है, मौत खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इसे देखो, ये फिर भी इतना खुश है।
उधर गुई ने मुझे कार की पैसेंजर सीट में लगभग धक्का देकर बैठा दिया और फिर बिना कोई वार्निंग दिए उसने सीधे मेरे होंठों पर किस कर दिया। मैं एकदम हड़बड़ा गया। ये कैसा सरप्राइज अटैक है? मैंने जल्दी से थोड़ा पीछे होकर अपना चेहरा घुमा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। गुई ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, उसकी नजर मेरे शार्प जॉलाइन पर पड़ी। फिर उसने कहा, ए चेन, अगली बार तुम्हें इस तरह की ड्रिंकिंग पार्टी में जाने की इजाजत नहीं है। गुई ने यह बात आदेश की तरह कही, लेकिन उसकी आवाज में नेगोशिएशन जैसा नरमपन था। उसने अपने लाल होंठ हल्के से भींचे, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, ए चैन, तुमने ड्रिंक किया है। गुई का एक्सप्रेशन तुरंत काफी ज्यादा डार्क हो गया और अगले ही पल उसने एक्सेलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ गई। उधर अल्कोहल का असर मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। मेरा पूरा शरीर चकराने और भारी होने लगा। गुई ने तुरंत मेरी हालत नोटिस कर ली। उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और जितना हो सके उतनी स्मूथ ड्राइविंग करने लगी। फिर भी वह खुलकर और बिना किसी झिझक के मेरी तरफ देखती रही। चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए वह मेरी तरफ देख रही थी। मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़कर चुपके से उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें मेरे हैंडसम चेहरे पर ऐसी अटकी हुई थीं जैसे मैडम को आज पहली बार असली हीरो मिल गया हो। उसकी जलती हुई नजरों के नीचे मैंने नशे में होने का नाटक शुरू कर दिया और कराहते हुए शिकायत करने लगा कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है। अचैन, तुम्हें पता है इस वक्त तुम कैसे लग रहे हो? गुई ने हल्के से अपने होंठ काटते हुए पूछा। बोलते बोलते उसने कार का एसी भी ऑन कर दिया। मैंने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। तुम खुद को पता भी नहीं है कि तुम मुझे कितना टीज कर रहे हो, गुई ने मन ही मन बुदबुदाया। ऊपर से मैंने अब भी वही मासूम और कंफ्यूज चेहरा बना रखा था, लेकिन अंदर से मेरा दिल खुशी के मारे फूलों का बगीचा बन चुका था। मैं नहीं कर रहा, मैंने सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं। गुई ने कार सड़क के किनारे रोक दी और धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी। क्या तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले मेरा कितना मन कर रहा था कि तुम्हें सीधे पकड़कर घर ले जाऊं? मैंने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ दिया जो इस माहौल में बिल्कुल उम्मीद नहीं था। अभी आपने मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अचैन को अपनी पिछली जिंदगी में हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि जिस पिता की वह इतनी इज्जत करता है वही आखिरकार उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। गुई ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे अभी उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करनी चाहिए? अचानक गुई बिल्कुल चुप हो गई। कार का माहौल एकदम रोमांटिक और अजीब सा था, लेकिन अब वह सीधे ऐसी खामोशी में बदल गया कि पंखा भी चलता तो उसकी आवाज सुनाई देती। कुछ सोचने के बाद गुई ने सीधे कहा, अचैन, क्या तुम्हें पता है कि आज मैं कुछ चीजों की जांच करने गई थी? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे किसी और बात के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। तुम भी ना कितने भोले हो, गुई ने कहा। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने वाले लोग और उनसे जुड़ी सारी नकली जानकारी अब पूरी तरह साफ कर दी गई है। फिर उसने प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरे अचैन का दिल इतना साफ है, अब तुम ही सोचो, आखिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? मैंने एक आज्ञाकारी और प्यारे से बड़े पिल्ले की तरह सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता। गुई ने धीरे से मेरे कान के पास आकर सच बता दिया। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश डुआन मुइन कर रहा है। मैंने तुरंत हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मेरे पापा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को कैसे भेज सकते हैं? मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। सीट बेल्ट को मैंने इतनी कसकर पकड़ रखा था कि हाथों की नसें तक उभर आईं। फिर मैंने सामने बैठी उस महिला को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और मन ही मन खुद को शाबाशी दी। वाह भाई, क्या एक्टिंग की है। ऑस्कर वालों को बुलाऊं क्या? गुई को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी बात इतनी आसानी से स्वीकार कर लूंगा। वह बस पहले से मुझे सावधान करना चाहती थी। मैं अपनी सीट पर एक बेचारी छोड़ी हुई पप्पी जैसी शक्ल बनाकर बैठा रहा और गुई ने मुझे प्यार से चूम लिया। लेकिन मैं जानता था कि गुई के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। वैसे भी मैंने डुआन मुइन के साथ इतना ज्यादा समय बिताया ही नहीं था, ज्यादा से ज्यादा कुछ ही साल। गुई की बातों ने मेरे दिल में शक का एक बीज जरूर बो दिया था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा धीरे से बुदबुदाया, नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। इस दुनिया में अब वही मेरे इकलौते परिवार हैं। गुई ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे दिलासा दिया, अच्छे बच्चे की तरह रहो अचैन, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैंने सावधानी से उसकी तरफ देखा। सच में? गुई के होठों की मुस्कान और भी खिल उठी। बिल्कुल सच। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो क्या आप कभी मुझे छोड़कर जाएंगी? मैं बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। गुई ने मुस्कुराती आंखों से मेरी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। फिर मैंने उत्साह से उस महिला का छोटा सा हाथ पकड़ा और उस पर एक किस कर दिया। इसके बाद फिर से उदास आवाज में बोला, अब तो लगता है कि इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ आप ही बची हैं। गुई ने मुझे दिलासा देने के लिए मेरे हाथ पर थपकी दी और तभी कार दोबारा स्टार्ट की। गुई की आंखों में साफ संतुष्टि थी। उसने मन ही मन सोचा, इस जिंदगी में मेरा अचैन सिर्फ मेरा ही रहेगा। और मैं चुपचाप बैठा अपनी एक्टिंग से बेहद खुश था। मेरी शुई मेरे साथ कितनी अच्छी है, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। कुछ ही देर में वह महिला कार को पूरी रफ्तार से घर ले गई और मुझे सीधे बेडरूम में खींच कर ले गई। अगली सुबह मेरी नींद फोन की घंटी से खुली। मैंने नीचे देखा और कॉलर आईडी देखते ही बोला, ओहो,
ये तो मेरे प्यारे कंजूस पापा हैं। कल रात इतनी शराब पीने के बाद भी आज फोन करने की ताकत बची हुई थी। मुझे थोड़ी सी दया आ गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, अचैन। उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने आलस से जवाब दिया, हाँ। डुआन मुइन ने चिंता दिखाने का नाटक करते हुए पूछा, ये लड़का इतना रिलैक्स कैसे लग रहा है? आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या? फिर उसने पूछा, अरे अभी तुम कहाँ हो? एल्विस एमएसयू ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? उसकी इस नकली चिंता को सुनकर मुझे थोड़ी उल्टी सी आने लगी, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला और ऐसा दिखाया जैसे उसकी चिंता ने मुझे अंदर तक छू लिया हो। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी चिंता करते हैं पापा। फिर मैंने कहा, कल उसने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। बस उसने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि कुछ दिनों बाद उसकी हवेली पर जाकर उसका साथ दूं। फिर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उसके बाद उसने मुझे सड़क किनारे छोड़ दिया। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि उसे साफ साफ इशारा मिल जाए, डुआन परिवार में मुझे बंद करके रखने का ख्वाब देखना बंद कर दो। डुआन मुइन ने अपने अब भी दर्द कर रहे पेट पर हाथ फेरा और उसके मन में अविश्वास भर गया। मैं तो इस हालत में पहुंच गया और ये लड़का बिल्कुल ठीक है? फिर उसने पूछा, उसने सच में तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं की? मैंने कहा, नहीं, वह तो मेरे साथ काफी अच्छी थी। फिर मैंने अचानक कैजुअली कहा, बस एक वेटर ने उसे बताया कि शराब में किसी ने कुछ मिला दिया था। मैंने बिल्कुल सामान्य अंदाज में पूछा, पापा आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? ये सुनते ही डुआन मुइन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह हकलाते हुए बोला, कौन सी शराब? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसके दिमाग में तो उसी वक्त पूरा सायरन बज चुका था। लियान ने तो कसम खाकर कहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या किया गया है। फिर किसी ने देख कैसे लिया? उस बेकार औरत ने कहीं सब खराब तो नहीं कर दिया? अगर गुई ने मेरे इस निकम्मे बेटे को देखकर पता लगा लिया कि मैंने दूसरों के साथ मिलकर डुआन चेन की शराब में कुछ मिलवाया था तो सब बर्बाद हो जाएगा। इन ख्यालों के साथ ही डुआन मुइन के चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगा। मैंने उलझन का नाटक करते हुए पूछा, क्या प्रेसिडेंट गुई ने बताया कि ये किसने किया था? नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, उसके बाद उसने बस मुझे सड़क के किनारे छोड़ दिया, शायद अपनी तरफ से अपना नाम साफ रखने के लिए। डुआन मुइन ने तुरंत कहा, जब तक तुम ठीक हो बस वही काफी है। और उसने जल्दी से फोन काट दिया। फोन कटते ही मैं स्क्रीन को देखते हुए खुश हो गया। मेरा प्लान सही दिशा में जा रहा था। मैं धीरे धीरे बेड से बाहर निकला और फ्रेश होने चला गया, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ा अफसोस भी था। मेरी सुई का बेड कितना बड़ा और कितना सॉफ्ट है। मैं रोज इसी पर सोऊं, फिर भी कभी बोर नहीं होऊंगा। मैंने लंबी सांस ली। हाय क्या किस्मत है। फिर मुझे याद आया कि अभी तक हमारा रिश्ता पब्लिक नहीं हुआ था, इसलिए लंबे समय तक यहाँ रहना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। फ्रेश होने के बाद मैं लिविंग रूम में पहुंचा। वहाँ बटलर ने मुझे रोक लिया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर सादा कांजी और हैंगओवर की दवा वाला सूप रखा था। बटलर ने कहा, मिस्टर डुआन, बड़ी मिस ने ये आपके लिए बनवाने का आदेश दिया है। मैं तो बाद में बाहर जाकर नाश्ता करने की सोच रहा था, लेकिन ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी गुई सच में कितनी ख्याल रखने वाली है। कल मैंने शराब पी थी, इसलिए इस वक्त मेरा पेट थोड़ा परेशान था, लेकिन तभी मेरी आंखों में हल्की सी उलझन दिखाई दी। गुई को कैसे पता कि मैंने पेट खराब है? मैंने मन ही मन सोचा। तो फिर नॉर्मल नाश्ते में कम से कम भाप में बने बंस और कुछ साइड डिश तो होनी चाहिए थी। ये इतना सादा दलिया ही क्यों है? मेरी हिचकिचाहट देखकर बटलर ने तुरंत समझदारी से कहा, मिस्टर डुआन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सादा दलिया और हैंगओवर का सूप दोनों ही बड़ी मिस ने खास तौर पर किचन में ताजा बनवाने का ऑर्डर दिया था। ये सुनते ही हैंगओवर सूप पकड़े मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। भाई, बटलर साहब अपनी नौकरी के प्रति इतने डेडिकेटेड थे कि बंदा चाहे तो इनकी ईमानदारी पर डॉक्यूमेंट्री बना दे। मैंने जल्दी से सब खत्म कर दिया क्योंकि अभी मुझे काम भी संभालना था। इसके बाद मैं सीधे दरवाजे की तरफ गया, जहां ड्राइवर ने बड़े सम्मान से मेरे लिए कार का दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर ने कहा, बड़ी मिस को आज कुछ जरूरी काम है। उन्होंने मुझे आपसे कहने को कहा है कि आज वह आपको ऑफिस तक छोड़ने नहीं आ पाएंगी। उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। ड्राइवर ने बात तो बहुत विनम्रता से कही, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी नाराजगी भी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़ी मिस इस आदमी से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करने लगी। मैंने आज तक सीईओ को किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा, वो भी इतनी विनम्रता से। खुद काम में व्यस्त है और उसे ऑफिस नहीं छोड़ सकती, फिर भी माफी मांग रही हैं। इधर कार की सीट का मसाज फंक्शन चालू हुआ और मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर फोन निकाला, उसकी कॉन्टैक्ट खोली और कार में ठीक से बैठकर अपनी एक फोटो खींची। मैंने उसे भेजते हुए लिखा, मैं उठ गया हूँ, आज फिर मेहनत करने का एक और दिन है। उसका रिप्लाई भी तुरंत आ गया, अगर थक जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगी। अब भाई, इस मैसेज की लाइनें पढ़कर तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से दबंग लेकिन अंदर से मीठी सी बीवी बोल रही हो। मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे ऑफिस जाना मेरे लिए नौकरी नहीं, बस जिंदगी का अनुभव लेने का बहाना हो। मैंने बड़े संतोष से एक ओके वाला स्टिकर भेजा और पूरे खुशमिजाज मूड में कंपनी की तरफ निकल गया। उधर येशिंग सुबह सुबह ऑफिस में बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। आज कंपनी ने उस पर साफ दबाव डाल दिया था। अगर वह जल्दी किसी ऐसे आर्टिस्ट को अच्छे रिजल्ट के साथ सामने नहीं ला पाया जो कंपनी के काम आ सके,
तो उसे और उसके नाम के नीचे काम करने वाले सभी आर्टिस्ट्स को अपना सामान बांधकर कंपनी से निकलना पड़ता। फुयाशिंग ने बहुत देर तक सोच विचार किया। उसके बाकी कुछ आर्टिस्ट सच में बेहद साधारण थे। हर एंगल से देखने के बाद इस समय जिस एक इंसान पर वह भरोसा कर सकता था वह असल में सिर्फ ड्वान चेन ही था। लेकिन जब उसे मेरा वो जिद्दी और किसी की न सुनने वाला रवैया याद आया तो फुयाशिंग का सिर दर्द करने लगा। उसने हाथ उठाकर अपनी कनपटियां रगड़ी। हे भगवान, बस किसी तरह लिन्हाई की टीम की कास्टिंग जल्दी खत्म हो जाए ताकि ड्वान चेन की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाएं और वो आराम से वापस काम पर ध्यान देने लगे। फुयिंग बेचैन होकर खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। तभी उसे दरवाजे के बाहर कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। कल उस बॉस से तुम्हारी बात कैसी रही? क्या वो तुमसे खुश हुआ? उसने तुम्हें कोई रोल दिया? बात करने वाले का नाम टैंग फेव था। वह फुयिंग के साथ ही कंपनी में आया था। हालांकि टैंग फेव भी नया था, लेकिन वह पहले ही एक ऐसे आर्टिस्ट को आगे लाने में कामयाब हो चुका था जिसका नाम इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत बन चुका था। फुयिंग अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले से ही जबरदस्त कंपटीशन वाली जगह है।